हेलो गाइस, दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। जी हाँ, तो यहाँ पर हम ले आए हैं 10th इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और मैं आपको कुछ बातें बता दूं शुरू करने से पहले कि काफ़ी बच्चे चाहते थे कि इस चैप्टर का रीमेक किया जाए। ओके, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है एसएसटी का, बट इस चैप्टर का रीमेक चाहते थे और काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो उसको हम शुरू कर रहे हैं। ओके, और इसके अंदर अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कंपेयर करते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से, तो इकोनॉमिक्स जो है ज़्यादा स्कोरिंग है। क्यों सर? मान लो कि इस बार चैप्टर रिडक्शन होता है सिलेबस का, और भी है ना, कुछ और कट डाउन होता है। उससे पहले भी नॉर्मली भी हम बात करें तो इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं? 5 में से एक तो गायब ही होता है, 4 चैप्टर। अब 4 चैप्टर के अंदर आपको 20 नंबर मिलते हैं, है ना। डिवीजन कैसा है? पूरे 80 नंबर है और 4 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, सब डिविजन है, तो सबको 20-20 नंबर है। हिस्ट्री को 20, ज्योग्राफी को 20, सिविक्स को 20, इकोनॉमिक्स को 20। 4 चैप्टर, 4 इजी चैप्टर्स, सिर्फ 4 चैप्टर नहीं। ये समझो एक चैप्टर हिस्ट्री का कंपेयर कर लो, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कंपेयर कर लो, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे 4 चैप्टर्स होते हैं और आपको टोटल 20 नंबर मिल जाते हैं, है ना। वैल्यू उतनी है जितनी हिस्ट्री या ज्योग्राफी की है। सो ऑब्वियसली ज़्यादा स्कोरिंग है और आप कम टाइम में, कम एफर्ट में इसको पढ़ के और अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, ये करना ज़रूरी है। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो ये जो है क्या है? पैसा है। ठीक है, तो हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम को हम यहाँ थोड़ा समझने जा रहे हैं कि अलग अलग जो वर्क प्रोफेशंस होते हैं वो कैसे, कौन सी सेक्टर में फॉल होते हैं और अब उसको हम किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अलग अलग क्राइटेरियाज देखेंगे हम क्लासीफाई करने के, और कुछ एडवांटेजेस, कुछ उसके अंदर की और डिटेल पॉइंट्स जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो इसको हम अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा वो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, कि किस तरह का एक्टिविटी उसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, किस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, इसके अंदर आ रहा है प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर, और क्या, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ये जो मेन, अगर हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, उसके हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, डिटेल में अभी इसकी बात बताऊंगा, मैं रिवील नहीं कर रहा, थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। जो एकदम से ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो एकदम नेचुरल रिसोर्स से जुड़े हैं, नेचुरल रिसोर्स को सीधे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, या उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो सीधे उससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर में ले आएंगे। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना, इसके अलावा हंटिंग हो गया, या फिर माइनिंग हो गया, ये सब क्या आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। डायरेक्टली हम नेचर के रिसोर्स को सीधे यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? यहाँ पर ऐसे प्रोफेशन जो प्राइमरी के बाद या उससे जुड़े, उस पर डिपेंडेंट है। जैसे फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है ना। मान लो कि खेत में कॉटन उगाया गया, अब उस कॉटन को यूज़ करके यहाँ पर कपड़ा बनाया जा रहा है, तो ये क्या, कहाँ पर आ गया? ये इंडस्ट्री कहाँ पर आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है दोस्तों? जो प्राइमरी और सेकेंडरी को और ज़्यादा बूस्ट करने का काम, और ज़्यादा हेल्प करने का काम करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कि भैया वो जो कॉटन है वो फार्म से इंडस्ट्री या फैक्ट्री में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो सर्विसेज जो है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, वो टर्शियरी में आ रही है। सर्विसेज बेसिकली बैंक्स हो गए, है ना, इसके अलावा जो आपका टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, जो भी कुछ है यहाँ पर, आईटी हो गया, वो सब सर्विसेज इसके अंदर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, है ना, या उस तरह का एक्टिविटी जो सीधे नेचुरल रिसोर्स को हार्नेस करके हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटीज़। और सेकेंडरी में क्या आ रहा है? जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्रीज़, वो सब आएंगे। और टर्शियरी में क्या आ रहा है? यहाँ पर सर्विसेज आता है। ओके, तो ये हो गया कि किस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा रहा है उसके बेस पे। अब दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। यहाँ पर इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, नो वरीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, अगर कोई पर्सन कहीं पे काम कर रहा है, कहीं पर वो जॉब कर रहा है, तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना सिक्योर है, उसको कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, और कहो तो वो कितना वहाँ पर उसको बेनिफिट्स है, कितना लॉस है,
जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह का है, वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर हम छोटे से शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है दोस्तों, ऐसा प्रोफेशन या ऐसा सेक्टर जहां पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, बहुत सारे वहाँ बेनिफिट्स हैं, उनको प्रॉपर वीकली ऑफ या छुट्टियाँ मिलती है, सही तरीके से उनको लीव दिए जाते हैं, उनको जो पे मिल रहा है वो भी सही, उनको जितना काम करें उस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, बिना मतलब का एक्स्ट्रा टाइम काम नहीं करना पड़ रहा, अगर ओवर टाइम है भी तो उसका पे प्रॉपर मिल रहा है उनको, ठीक है। इसके अलावा रिटायरमेंट के प्लान्स वहाँ पर और बेनिफिटेड है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पर जो पूरा सिस्टम है वो बहुत प्रॉपर है, ठीक है, जैसे रिलायंस, टाटा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई या जो गवर्नमेंट के जो जैसे रेलवेज हो गए, सब ऑर्गेनाइज्ड है ना। अनऑर्गेनाइज में क्या आते हैं, अनऑर्गेनाइज में क्या आएंगे, ऐसा सेक्टर या ऐसा जहाँ पर जो जॉब है वो उतना सिक्योर नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना तो कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है ना, मतलब कि छोटे मोटे जो फैक्ट्रीज हो गई, स्मॉल स्केल पे जो रन हो रही है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है ना, या फिर जो ठेला गाड़ी वाले हो गए, जो मतलब जहाँ पर प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जहाँ पर कोई तरीका नहीं है, तो वो अनऑर्गेनाइज में आएगा। ओके, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप किस तरह का है, तो हम फिर वहाँ पे उसको भी बेसिकली 3 टाइप में कर सकते हैं, ठीक है, बट मेजर 2 है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मतलब इन दोनों को मिला के है। वैसे पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ऐसे सेक्टर जिसको गवर्नमेंट रन करती है, सरकार रन करती है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, और या ये कहो तो सरकार रन करती है मतलब क्या, पब्लिक का ही है पूरा, ठीक है। तो जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, या जो गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं, ओके, इसके अलावा रेलवेज हैं, दे कम अंडर पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, जैसे हमने नाम ले लिया रिलायंस, या जिसकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंसान के पास होती है, जैसे रिलायंस जो है वो अंबानी के हाथ में है ना। इसके अलावा टाटा जो है, उनके ओनर टाटा हैं, रतन टाटा है। तो इस तरीके से जिसकी ओनरशिप प्राइवेट है वो प्राइवेट सेक्टर, और जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है वो पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब इनके और डिटेल में हम देख लेते हैं, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या सही, क्या गलत, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीनों की, उसके हिसाब से आगे हम ये देखते जाएंगे। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो आइए देखते हैं प्राइमरी सेक्टर की थोड़ी डिटेल्स। ओके, सो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, व्हेन वी प्रोड्यूस goods by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector, ठीक है। मैंने बताया कि जहाँ सीधे नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, हार्नेस करके हम कुछ अगर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है, सच एज एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, ओके, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब किस में आता है, आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एग्रीकल्चर हो गया, ये हो गया फॉरेस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर माइनिंग, तो ये सब किस में आ रहा है, ये सब आ रहा है प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि सीधे नेचुरल रिसोर्स को यहाँ पर यूज में लाया जा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली उस पर काम किया जा रहा है। ओके, अच्छा, इसको ना एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर मेनली एग्रीकल्चर से और उस जैसे जो एक्टिविटीज़ है रिलेटेड, वो सेक्टर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। मैंने बताया यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। सो इन दिस नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड, यहाँ पर क्या होता है, सीधे यूज नहीं किया जा रहा, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जा रहा है इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मैंने बताया कॉटन फार्म से आया, फार्म में जो उसको प्रोड्यूस किया गया वो प्राइमरी में आ रहा है,
वो खेती प्राइमरी में आ गई, लेकिन उसको जब फैक्ट्री में लाया जा रहा है, उसका धागा बना के उसका कपड़ा बनाया जा रहा है, तो ये फैक्ट्री में जो चीज़ें हो रही है वो कौन से सेक्टर में, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं ये कौन से सेक्टर में आ गया, ये आ गया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। दैट इज ऑल्सो, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो याद रखना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं इसको। ठीक है, that we use associated with industrial activities. Okay, the product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential. Directly nature का तो product नहीं ये किया जा रहा, उसको process किया जा रहा है और उसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, manufacturing is very essential here. ठीक है, for example using cotton fiber from the plant we spin yarn and weave into cloth. ठीक है, तो कॉटन का एग्जाम्पल है, वैसे आप और ले सकते हो कि जैसे मान लो वीट या गेहूं को फार्म से लाया गया, ठीक है, फैक्ट्री में उसको ले जाया गया, उसको प्रोसेस करके और उसका आटा बना के और उसको चेंजेस करके उसको उससे बिस्किट बनाई जा रही है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये बिस्किट बनाने का तरीका ये किस में आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर दिस सेक्टर इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द प्राइमरी सेक्टर, है ना। सेकेंडरी सेक्टर तो बाद में आया होगा, पहले कौन सा सेक्टर आया होगा, ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर आया होगा ना, उससे ही धीरे धीरे करके ये डिराइव हुआ, है ना, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ओके, नाउ वी हैव मैन्युफैक्चरिंग, इसके एग्जांपल क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, वीविंग, कंस्ट्रक्शन। देख लो यहाँ पर ये सब चीज़ें किस में आ रही है, ये सब चीज़ें आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ रही है, इवन कंस्ट्रक्शन भी इसी में आ रहा है। अब चलते हैं हम टर्शियरी सेक्टर की तरफ। क्या है टर्शियरी सेक्टर? मैंने बताया यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एक चीज याद रखनी है वो है सर्विसेस। इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें सर्विसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अगर टर्शियरी सेक्टर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को रन होने में। जैसे कि मैंने बताया, कॉटन को अगर मिल तक पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन ये सर्विस हो गई, तो ये किसमें आ गया, आपके टर्शियरी सेक्टर में आ गया। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, दे प्रोवाइड एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एक बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इवन जो मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, वो सब क्या है, सर्विसेज ही है। ओके, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। ठीक है, इसका भी हम देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, सर्विसेज है। यहाँ कोई चीज़ मैन्युफैक्चर थोड़ी करी जा रही है, ये बस उनको हेल्प कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग और उसको कंज्यूमर तक ले जाने में। ठीक है, और कंज्यूमर तक बेहतर ढंग से जाए, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर सर्विस हो रही है, यहाँ पर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, अब हो गया हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इन तीनों सेक्टर्स को। ठीक है, तो अब इसमें कंपैरिजन के लिए हमको ना यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको, बट यहाँ पर थोड़ी चीज़ें और जाननी है हमको, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, ये दोनों चीज़ों का आपको मतलब बताता हूँ। जैसे मान लो ये फार्म है, यहां पर कॉटन उगाया गया। ठीक है, यहां पर कॉटन उगाया गया। अब इसको, इस कॉटन को भेजा गया मिल में, ठीक है, या एक फैक्ट्री में मान लो इसको भेजा गया, और इस फैक्ट्री का काम क्या है कि कॉटन से थ्रेड बनाना है, इसको धागा बनाना है। ठीक है, और थ्रेड इसलिए बनाना है क्योंकि इसको ये किसी और फैक्ट्री में जाएगा, और जिस फैक्ट्री में थ्रेड से क्या निकलेगा, थ्रेड से क्या बनाया जाएगा, थ्रेड से क्लोथ्स बनाए जाएंगे, कपड़े बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोल सकते हो? बहुत सिंपल सी बात है कि भैया देखो क्लोथ्स है, ये आगे कंज्यूमर यूज करेगा, है ना, तो ये जो थ्रेड है इसको आप क्या बोलोगे? देखो यहां से ये चीज गई, ये रॉ मटेरियल गया, यहां पर ये एक चीज बनी है, पर ये फाइनल गुड नहीं है, सीधा कंज्यूमर इसको यूज नहीं करने वाला।
ये जाने वाला है फैक्ट्री में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कपड़े बनेंगे। तो ये वाली चीज को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा इंटरमीडिएट गुड। और जो ये कपड़ा प्रोड्यूस हुआ है वो कंज्यूमर यूज करने वाला, तो उसको तुम फाइनल गुड्स कह सकते हो ना। तो यहां पर इंटरमीडिएट गुड क्या है, दोज गुड्स विच आर सोल्ड बाय वन फर्म टू अनदर आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोसेस, या तो रीसेल के लिए या तो फर्दर प्रोसेस के लिए। एक फर्म ने यानी एक फैक्ट्री या एक कंपनी ने खरीदा है और दूसरे को सेल कर रहा है वो, तो जो वो सेल कर रहा है वो क्या है, क्योंकि दूसरे फैक्ट्री को सेल कर रहा है वो, तो वो क्या हुआ, वो जो चीज़ है वो इंटरमीडिएट गुड हुई, ठीक है। और वो जो दूसरा वाला है वो उसको यूज करके फाइनली कुछ जब बना देगा कंज्यूमर के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, फाइनल गुड्स। दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, दीज आर नॉट रीसोल्ड, ठीक है ना। मतलब फाइनल कंजम्पशन जो यूज किया जा रहा है उसको आपका फाइनल गुड्स में यूज किया जाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये फाइनल गुड्स के बारे में, क्योंकि अब देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। तो हमारे देश की इकोनॉमी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या हुई, क्या इस कॉटन की वैल्यू को काउंट करूंगा मैं जब देश की इकोनॉमी जब मैं टोटल करना चाहता हूं, या इस थ्रेड की वैल्यू को काउंट करूंगा, या इस क्लोथ की वैल्यू को काउंट करूंगा। अगर मान लो मुझे देश का पूरा इनकम निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, या कुछ अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूं दैट इज द जीडीपी। अब देखो जीडीपी यानी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। मैं नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहा, नाउ आई एम कमिंग टू जीडीपी। देखो ये वो चीज है जिससे किसी देश का ना इकोनॉमी का पूरा पता लगाया जा सकता है, मतलब फुल अंदाजा लगाया जा सकता है दिस बाय यूजिंग दिस टर्म जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर अपने आप में ये सब कुछ बता रहा है कि ये कैसे कैलकुलेट किया था। वो देखो, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुई है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि हाँ ये कॉटन जो यहाँ बिका है वो अगर मान लो 100 रुपए का बिका है, और यहाँ पर जो ये थ्रेड बिका हुआ है इस फैक्ट्री ने इसको बेचा है मान लो 200 रुपए का, और इसने जो क्लोथ प्रोड्यूस किया अब इसकी वैल्यू हो गई है मान लो 300 रुपए, तो या मान लो इसकी वैल्यू हो गई है 500 रुपए। तो हम क्या क्या काउंट करेंगे, जीडीपी काउंट करने के टाइम पे ये 100 और ये 200 और ये 500 काउंट करेंगे, तो वैसे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। यानी उसी चीज को आप बार बार इवेल्युएट कर रहे हो, समझ रहे हो। यहां पर 100 रुपए में ये बिक गया, इसने 100 रुपए में खरीदा, पर ये जब 200 में निकाल रहा है तो उसने अपना 100 प्रॉफिट कमा लिया, ओके। अब ये 200 का बेच रहा है, उसने वो 200 वैल्यू यूज करके उसको और प्रोसेस करके उसने और 300 जोड़ के और वो 500 में बेच रहा है। तो फाइनल वैल्यू कितना है इसका, फाइनल वैल्यू यही है 500, है ना। तो जब जीडीपी कैलकुलेट किया जाएगा तो वहां पर जो फाइनल वैल्यू है गुड्स का, उसको गुड्स और सर्विसेज का, बेसिकली गुड्स और सर्विसेज दोनों का जो फाइनल वैल्यू है उसको काउंट किया जाता है किसी देश में। एक साल का जो पूरा काउंटिंग होगा उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जब काउंट हो जाएगा तो इससे पता लग जाएगा एक देश में, जैसे मान लो हम इंडिया के जीडीपी की बात करते हैं, वैसे हम आगे उसके बारे में हम ग्राफ भी देखेंगे। तो जो हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं पूरे साल भर में उस देश में, इंडिया में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं पूरे साल में, और जितनी भी सर्विसेज हुई हैं पूरी साल में, उनका फाइनल वैल्यू, फाइनल पैसे में क्या वैल्यू है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट का, ये इंटरमीडिएट का नहीं, ओके। नहीं तो वो रिकाउंटिंग हो जाएगी ना, रिकाउंटिंग एंड देखो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग क्या होता है, द काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग, ठीक है। तो हमको डबल काउंटिंग नहीं करनी, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड का वैल्यू को हम वहां पर कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो फुल फॉर्म भी, और यहाँ पर जो उसका जो ये है डेफिनेशन है वो भी, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हिस्टोरिकल चेंजेस जो हमने 3 सेक्टर देखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनमें किस तरह के चेंजेस हुए हैं, कैसे प्राइमरी सेक्टर पहले से है, कैसे सेकेंडरी सेक्टर उसमें से निकला, और कैसे लास्ट में टर्शियरी सेक्टर आया और डोमिनेट करने लगा, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, एज अ मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड
As the method of farming changed and the agricultural sector began to prosper, production increased. ठीक है, फार्मिंग के तरीके बदले, पहले बहुत एंशिएंट टाइम की फार्मिंग करी जाती थी, उसमें चेंजेस आए, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हुए, HYV सीड्स यूज़ किए गए, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जब यूज़ करी गई, मॉडर्न टूल्स यूज़ किए गए, तो उससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा. नो डाउट जो फार्मिंग में प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर में वो बढ़ा. ठीक है, मैनी पीपल कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज़. ओके, तो यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाए बिकॉज फार्मिंग में प्रोडक्शन बढ़ रहा था. ओके, अब यहाँ पर आगे क्या हुआ, इट इज़ द स्टेज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वेयर नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. तो यहाँ पर इस वाले सेक्टर में अगर हम बात करें अपने देश की, तो सबसे ज़्यादा, वैसे अपने देश की नहीं ओवरऑल भी, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इसी सेक्टर में आता है. बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इस, अगर हम स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में लगा हुआ है. ठीक है, मतलब पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा था, पहले 80% के आसपास था, अब वो थोड़ा सा कम हुआ है. ठीक है, तो देखेंगे पूरा शिफ्ट जो है हम देखेंगे यहाँ पर. एंड देन वी हैव सेकेंडरी सेक्टर. अब प्राइमरी का तो देखा हमने कि कैसे वो पहले कम था प्रोडक्शन, उसमें धीरे धीरे मॉडर्न चीज़ें ऐड हुई तो वो प्रोडक्शन बढ़ा, वहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयड है, उस एक्टिविटी में लगे हुए हैं. सेकेंडरी सेक्टर क्या है, बिकॉज ऑफ न्यू मेथड्स, नए मेथड्स के आ जाने की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. आपको पता है कि हाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है ना, और बहुत सारे, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्मली भी कहें तो अगर फैक्ट्रीज जैसे जैसे यहाँ पर सेटअप होते गए तो क्या होता गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं हुआ है. ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि जैसे जैसे फैक्ट्रीज यहाँ सेटअप होते गए तो यहाँ पर क्या होता गया, जो मैन्युफैक्चरिंग के टेक्निक्स में जो इम्प्रूवमेंट आए तो इस तरफ भी लोगों का शिफ्टिंग होता गया. फार्मर्स बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज. पहले फार्मर्स ज़्यादा कहाँ पर, यहाँ यहीं पर थे फार्मर्स, तो फिर धीरे धीरे जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जब इम्प्रूवमेंट आता गया तो फार्मर्स जो है, यानी कुछ लोग जो है अब यहाँ से इस सेक्टर में शिफ्ट होते गए. ओके, दिस सेक्टर स्लोली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो धीरे धीरे यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बनता गया. कौन सा, सेकेंडरी. ठीक है, हेंस अ शिफ्ट हैज टेकन प्लेस. इट मीन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्टर हैड चेंज. ठीक है, पहले यही इंपॉर्टेंट, बस यही था माई बाप, अब सेक्टर ये वाला भी इंपॉर्टेंट, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. अब देखो प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया. मतलब मान लो कि यहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है फार्म में, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज सीधे जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसको प्रोसेस करने का काम यहाँ किया जा रहा है. अब आ गया हमारा टर्शियरी सेक्टर. तो ये सेक्टर मतलब मान लो सबसे लेटेस्ट वाला है और सबसे ज़्यादा वैल्यू देने वाला. अगर जीडीपी की हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, बात करेंगे, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू देने वाला सेक्टर ये है. ठीक है, द टर्शियरी सेक्टर. इन पास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में, ठीक है, पिछले एक सेंचुरी में, देयर हैज़ बीन अनदर शिफ्ट. पहले क्या हुआ था, प्राइमरी से सेकेंडरी, अब आया सेकेंडरी से टर्शियरी, नया आ गया. पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट बना, ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बन गया. अनदर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन द डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री की हम बात करें तो वहाँ पर सर्विसेज का जो वैल्यू है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है उनकी जीडीपी में. ठीक है, द सर्विस हैज़ बिकम, या सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. ओके, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. तो थर्ड, हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें, इसमें भी काफ़ी लोग एम्प्लॉयड होने लगे, और स्पेशली हम डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं. इन दीज आर ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज. इंडिया इज़ नॉट डेवलप्ड कंट्री, हम लोग डेवलपिंग है. डेवलप्ड कंट्री में सर्विस सेक्टर से वो लोग सबसे ज़्यादा, ठीक है, उनकी इकोनॉमी में उसका योगदान होता है, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जीडीपी, इंडिया की जीडीपी की बात करें, हम इंडिया के जीडीपी की बात करें फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स. ठीक है, तो देखो अब ये लेटेस्ट ग्राफ 13-14 के हिसाब से है. ठीक है, 17 वाला मेरे ख्याल से आया नहीं है अभी तक, तो चेक कर लीजिएगा आप. तो इसमें आप देखो कि उस वक्त जो हमारा जीडीपी था रुपीज़ इन क्रोर्स, ठीक है, तो 1973-74 में
ये ब्लू वाला है प्राइमरी सेक्टर का, ये रेड वाला है यहाँ पर या कहो तो जो चॉकलेटी जो कलर है, जो ऑरेंज कलर है, वो वाला है सेकेंडरी सेक्टर का, और ये जो ग्रीन वाला है वो टर्शियरी सेक्टर का। तो पहले सिर्फ ये वाला देखो आप कि हमारी टोटल जीडीपी 73-74 में कितनी थी, दैट वाज 5 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, 5 लाख टोटल जीडीपी की बात करें तो लगभग 5 से थोड़ा ज़्यादा, मान लो ये लगभग होगा मेरे ख्याल से 6 लाख के आसपास में। ठीक है, तो 6 लाख करोड़ या 7 लाख करोड़ के आसपास में यहाँ पर, ठीक है 7 लाख मान लो चलो, तो 7 लाख करोड़ के आसपास हमारी जीडीपी थी कब, 1973-74 के टाइम पे। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो लगभग जो प्राइमरी और जो टर्शियरी सेक्टर है उन दोनों का जो शेयर है वो लगभग ऐसा इक्वल लग रहा है, और सबसे कम शेयर किसका दिख रहा है, जो बीच वाला यानी सेकेंडरी सेक्टर का। पर ओवरऑल भी जीडीपी उतनी हाई नहीं है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम 2013-14 की बात करते हैं, वो जो चेंज है, ठीक है 2013-14 में अब क्या हुआ है, तो अब ओवरऑल जो हमारी जीडीपी है वो लगभग है यहाँ पर अबाउट 57 लाख करोड़ रुपीस, 57 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। और इसमें आप देख सकते हो कि पहले जो शेयर था देखो प्राइमरी और टर्शियरी का लगभग बराबर था। अब जो है जीडीपी में शेयर देखो, यहाँ पर प्राइमरी का शेयर देखो और टर्शियरी का शेयर देखो, तो जो टर्शियरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है हमारी जीडीपी को, ये आप कह सकते हो। ठीक है, पहले क्या था, लगभग बराबर था, प्राइमरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, वहाँ जीडीपी में भी वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब क्या हो रहा है, जीडीपी के ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो 2013-14 के हिसाब से और उसके बाद भी, तो यहाँ पर टर्शियरी सबसे हाईएस्ट, और सबसे हाईएस्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो टर्शियरी सेक्टर का है जीडीपी में हमारे, और उसके बाद है सेकेंडरी का। ठीक है, सेकेंडरी देखो पहले सबसे कम था, पर अब यहाँ पर उस मतलब है सेकेंड रैंक पे आ रहा है सेकेंडरी, और फिर सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है जीडीपी में हमारे, वो है प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं निकलता कि कम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे, हम एक और ग्राफ देखेंगे जहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ भले ही ये सबसे कम वैल्यू दे रहा है, पर सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में इसी में डिप्लॉयड है। ठीक है, ये भले ही बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, पर यहाँ पर कम लोग डिप्लॉयड है। मतलब कह सकते हो एक डिस्पैरिटी है। ठीक है, कि कुछ मतलब कम पॉपुलेशन इसमें लगी हुई है, कम लोग यहाँ लगे हुए हैं और ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग लगे हैं पर कम अर्न कर रहे हैं। ओके, कमिंग टू अब यहाँ पर हम देखते हैं जीडीपी का जो शेयर है और एम्प्लॉयमेंट का जो शेयर है उसके हिसाब से। सो यू कैन सी 1973-74 में जो प्राइमरी, अभी हमने वहाँ देखा था प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का लगभग बराबर कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के हिसाब से हम बात करें, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका था, दैट वाज ऑफ 10% के आसपास में सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, वो जो शिफ्ट हुआ 2013-14 की अगर हम बात करें तो देखो प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन लगभग यहाँ पर 11% है, सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन लगभग आप देखोगे यहाँ पर तो 20% है, और 70% कंट्रीब्यूशन किसका है जीडीपी में, 70% कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर ये जो देखा ये वैल्यू के हिसाब से है ना, रुपीज़ में पूरी वैल्यू बता रहे हैं, यहाँ पर परसेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ आपको लगभग सिमिलर ही लग रहा होगा। ओके, लेकिन अब हम परसेंट के हिसाब से बात करें तो लगभग यहाँ पर 70% जो है, 70% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है 13-14 के हिसाब से बात करें, इंडिया के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन वो कहाँ से आ रहा है, टर्शियरी सेक्टर से। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी कि सबसे ज़्यादा लोग देखो 77-78 के हिसाब से बात हो रही है, 71% पॉपुलेशन हमारे देश का, लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर डिप्लॉयड था, वो था प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, और देखो प्राइमरी सेक्टर में 70% पॉपुलेशन डिप्लॉयड था, 77-78 की बात हो रही है, और लगभग 73-74 का, बट लगभग हम कह सकते हैं सेम स्पैन में। तो 70% पॉपुलेशन 40% कंट्रीब्यूशन कर रही थी जीडीपी में। ठीक है, और सिर्फ 18% पॉपुलेशन जो है, जो 18% यहाँ पॉपुलेशन है जो टर्शियरी में इन्वॉल्व है, वो कितना रेवेन्यू बना रही थी,
50% के आसपास में सिर्फ 18% पॉपुलेशन 50% रेवेन्यू बना रही है या 50% कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में। मतलब कम लोग ज़्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं और ज़्यादा लोग यहाँ पर उतना वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। ओके, और इसके बाद आप उसमें देख सकते हो ये लगभग सिमिलर ही लग रहा है सेकेंडरी का। और अब देखते हैं हम इसको कंपेयर करते हैं 2017-18 के हिसाब से। तो अगर हम 17-18 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो 44% जो लोग हैं, देखो ये एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात हो रहा है, तो 44% पॉपुलेशन कहाँ पर इन्वॉल्व है प्राइमरी में, ठीक है, 31% कहाँ पर इन्वॉल्व है टर्शियरी में, और 25% इन्वॉल्व है हमारे सेकेंडरी में। अब इसको कंपेयर करते हैं ये वाले ग्राफ से कि 31% जो लोग इन्वॉल्व है टर्शियरी सेक्टर में, 30% के आसपास ही मान लो, तो ये लगभग कितना रेवेन्यू बना के दे रहे हैं? 70%। देखो यहाँ पर 30 से 100 मतलब 70% जो रेवेन्यू बना के दे रहे हैं वो ये 30% लोग बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि टर्शियरी सेक्टर कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है जीडीपी के लिए। ओके, एंड यहाँ पर आप देखो 44% जो यहाँ इन्वॉल्व है अभी भी प्राइमरी सेक्टर में, जो है एग्रीकल्चर और सब सेक्टर वाले हो गए, उसमें 44% आज भी इन्वॉल्व है। 17-18 के हिसाब से बात हो रही है। वैल्यू कितना दे पा रहे हैं जीडीपी में? ओनली 10% का शेयर है। तो आप देख सकते हो कितना डिस्पैरिटी है। कम लोग ज़्यादा वैल्यू दे पा रहे हैं, ज़्यादा लोग कम वैल्यू दे पा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता कतई कि हम इसको बंद करके बस इसी में ध्यान देने लगे, ठीक है, बिकॉज वो एक बुनियाद फॉर्म करता है, एक फाउंडेशन फॉर्म करता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, कमिंग टू राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी। देखो हम जो बात कर रहे थे वही चीज़ कि टर्शियरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो क्या रीजंस है? सबसे पहला है बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, कोर्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये सब जो बेसिक बुनियादी सर्विसेज है, ठीक है, बिकॉज दे आर सर्विसेज, हमको पता है कि वो सर्विसेज है। सर्विस सेक्टर कहाँ पे आता है? टर्शियरी में आता है। तो ये सब सर्विसेज देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। स्पेशली हम डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया ऐसे कंट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ये देनी ज़रूरी बन जाती है। इसलिए गवर्नमेंट को ये सर्विस सेक्टर तो अपने हाथ में लेके रखना ही है। तो मतलब इतना टर्शियरी वाला तो आ ही गया। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? टर्शियरी सेक्टर क्यों इतना ज़्यादा बूम है, इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? तो दूसरा है डिमांड फॉर सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अब आजकल अब डिपेंडेंट हो गया है टर्शियरी पे, तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जब डेवलप होते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बेस ये जो टर्शियरी है वो तो बढ़ता ही जाएगा, है ना। तुम कमाओगे तो भाई हम कमा ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन, तुम्हारे सर्विसेज में हमको लगना ही है, टर्शियरी को काम आना ही है ना। इसके बाद डिमांड फॉर टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें क्यों बढ़ गई? इसकी डिमांड क्यों आ गई? क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, सीधी बात है। जैसे जैसे लोग अमीर होंगे तो उनके शौक बढ़ जाएंगे, तो ये सब चीज़ों का आ ही जाएगा, टूरिज्म का, शॉपिंग का, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, होटल्स का, है ना। आजकल हम बाहर जाके खाना खा लेते, तो ये सब क्यों आ पा रहा है, कैसे आ पा रहा है? ये सब आ पा रहा है बिकॉज जो हमारी लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ती जा रही है ना, ओवरऑल हम देख रहे हैं। ओके, इसके बाद रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम एक्सटर्नल डिमांड सच एज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड कॉल सेंटर सर्विसेज। ठीक है, मतलब जो हमारे कॉल सेंटर सर्विसेज है, जिसको बीपीओ भी बोलते हैं हम, ठीक है, तो वो सब जो है, जैसे दूसरी बाहर की कंट्रीज़ भी आउटसोर्स करते हैं बिजनेस हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ से आईटी वाले बंदे काम करके उनको सेंड कर रहे हैं ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इससे क्या हो रहा है? उससे भी सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, लिबरलाइजेशन ऑफ फिनेंशियल सेक्टर, ठीक है, जो जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे मान लो बैंकिंग हो गया, तो उसमें जो लिबरलाइजेशन हो गया उस वजह से भी क्या हुआ है? सर्विस सेक्टर में फास्ट ग्रोथ आता जा रहा है, ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, अब हमने काफ़ी बात कर ली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की।
अब थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो हमको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किसी पर्सन के पास नहीं है। वैसे उससे जुड़ा हुआ एक टर्म है, पहले ये देख लेते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो देखो। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ हिडन काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हिडन काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ईच one is doing some work but no one is fully employed. This is the situation of underemployment where people are apparently working, ऐसा लग तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं, but all of them are made to work less than their potential, ठीक है। मान लो मैं कहीं पर काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी के अंडर में काम करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर मान लो कि मैं 7 घंटा या 8 घंटा काम कर सकता हूँ, फुल वर्क करने की पोटेंशियल है, बट वहाँ पर उतनी ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ 4 घंटे के हिसाब से पे कर सकते हैं और 4 घंटा ही काम करा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब मेरी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही, मतलब मैं जितना काम कर पा रहा हूँ, जितनी पोटेंशियल है वो नहीं फुलफिल हो पा रही। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो भाई खुला है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब लग रहा है कि हाँ बंदा जो है वो घर बैठा है यार, काम ही नहीं कर पा रहा या काम ही नहीं है वहाँ पर, है ना। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ नो जॉब एंड अनेबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लियरली विजिबल। ये तो हिडन था ना, ये क्या था, ये हिडन था। देख मतलब बंदा काम तो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ वो काम कर रहा है, पर पूरा पोटेंशियल उसका यूज़ नहीं हो रहा। तो ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो हिडन है। यहाँ तो पूरा खुला है, दिख रहा है कि हाँ वो उसको जॉब ही नहीं है पर्सन को, ठीक है। अगर मतलब गया है, मतलब उसको जॉब ही नहीं मिला है, तो वो क्या कहाँ पर आएगा, वो आएगा अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में। इसके बाद एक और होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक और होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो एक फार्मर है, उसके 4 बच्चे हैं। जब वो बच्चे छोटे थे, ठीक है, मान लो वो फार्म में जब काम नहीं भी करते थे, उस टाइम पे वो फार्मर अकेले काम करके और जो जितना प्रोड्यूस निकालना चाहिए, जितना प्रोडक्शन आना चाहिए वो ले आता था। मान लो कि वो 1000 किलो या मान लो कि 10 टन वो अनाज प्रोड्यूस कर लेता था जब बच्चे छोटे थे, जब बच्चे काम नहीं कर रहे थे खेत में। अब जब बच्चे बड़े हो गए, एक बच्चा काम कर रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बच्चे उसी खेत में काम कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी वहाँ पर उतना ही प्रोडक्शन आ रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ उन बच्चों को वहाँ काम करने का? काम तो कर रहे हैं, लग रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के बेसिकली एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, क्योंकि वो कुछ वैल्यू बना ही नहीं रहे। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच पीपल वर्क at a place where there is no more people required, the situation in which people are apparently working but all of them are made to work less than the potential. Okay, मैं इसको वो वाले पॉइंट यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है, ये वाला कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो इसमें बस ये है कि वहाँ पर मतलब वो बंदा काम करे। जैसे मान लो कि मैं उस जगह पर काम कर रहा हूँ, मैं जब नहीं भी काम कर रहा था तब भी वहाँ पर उतना प्रोडक्शन हो रहा था, और मैं जब वहाँ पर लग भी चुका हूँ तब भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे वाले अनएम्प्लॉयमेंट को मैं क्या कहूँगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो जो फार्मर है उसके 4 बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, मान लो 2 बच्चे हट गए कहीं बाहर भी काम कर रहे हैं, तब भी क्या होगा कि इसके प्रोडक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अच्छा है ना भाई, बाहर काम करेगा वो, ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट क्यों झेले। सो दैट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा 2005, पहले नाम था इसका नरेगा। क्या है ये, इसका मतलब क्या है वो देखो। सो दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहाँ पर पहले समझ लो, गारंटी एक्ट, गारंटी दी जा रही है, ठीक है। किस बात की गारंटी, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। कहाँ पर दी जा रही है, रूरल एरियाज में, हमारे देश के रूरल एरियाज में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जा रही है। क्यों दिया जा रहा है भाई, क्या जरूरत है एम्प्लॉयमेंट देने का, ठीक है। तो पहले वो नरेगा नाम था,
बट ये क्यों दिया गया अगेन? तो गाँवों में अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों को काम नहीं है, ठीक है, तो कैसे उनका लाइवलीहुड चलेगा? ठीक है, सब लोग उतने बड़े ज़मींदार नहीं है, तो कहाँ से उनकी ज़िंदगी चलेगी? तो ऐसे रीज़न के लिए सरकार जो है, सरकार ने अपनी पहल बनाई, एक एक्ट बनाया जिसके तहत सरकार क्या करती है, ऐसे लोगों को कुछ कामों में, कुछ ऐसे जैसे मान लो रोड बना रहे हैं, कहीं ब्रिज बन रहा है, ऐसे कामों में, ऐसे पुल बन रहा है, ऐसे कामों में इन्वॉल्व कराती है, सो दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या वो जो एक्ट है उसी को हम बोलते हैं नरेगा, जो लेटर इट वाज कॉल्ड मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, ओके। द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क, ठीक है, तो ये क्यों शुरू किया गया? बिकॉज एक जो राइट टू वर्क वाला जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करके शुरू किया गया इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। और इसके तहत क्या किया जाता है वो देखो, इसके तहत इट इज़ कॉल्ड, ओके वो तो हमने नाम बोल दिया, ठीक है, ये 2005 में लॉन्च किया गया, ओके, और इसके लिए इसको मनरेगा 2005 कहते हैं। अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड टू वर्क, ठीक है, जिनको जो कर सकते हैं और जिनकी ज़रूरत है, ऐसे लोगों को जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको काम दिया जाता है। और कितना, साल में 100 दिन का जो काम है वो उनको पक्का मिलना चाहिए, ये बात की श्योरिटी सरकार लेता है, ठीक है। तो ऐसे वाले एम्प्लॉयमेंट या इस वाली चीज़ को, अगर मान लो कि 100 दिन का काम सरकार नहीं दे पाई, ठीक है, 100 दिन का काम देंगे, उनका पैसा पे करेंगे, पर अगर सरकार जो है वो काम नहीं दे पाई तो सरकार उनको क्या करेगी, उनको पे करेगी घर बैठे, ठीक है, क्योंकि सरकार ने वो गारंटी ले रखी है, ठीक है। तो उसको बेरोजगारी भत्ता बोलेंगे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उनको पे किया जाएगा, अगर काम कर रहे हैं तो मिल रहा है, ठीक है, 100 दिन का काम देंगे पैसा मिलेगा, अगर नहीं दे पाए सरकार तो पैसा तो देना ही होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर एक अच्छी चीज़ करी गई है। आगे देखते हैं गाइस, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स, ये तो वही बताया मैंने कि अगर सरकार नहीं दे पाई उनको जॉब तो उनको अलाउंस तो देना ही पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता, ओके। अब बात करते हैं सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। हमने प्राइमरी सेकेंडरी वाला तो देख लिया नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, अब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के ऊपर बेस, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर और क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, द ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्रेन्योर्स या दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर, देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर सिस्टमैटिक है, यहाँ पर सरकार के रूल्स जो है प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होती है देखो, एंड देयरफॉर द पीपल आर अश्योर्ड, पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, ऐसा नहीं कि कभी भी हाँ बेटा तूने आज ये काम सही नहीं किया तू निकल जा, ठीक है, ऐसा ये जो सिस्टम है रामू का ताऊ जी वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। उनको गारंटी है कि भाई तुमको जॉब है और जॉब की सिक्योरिटी भी है, ठीक है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसी जो कंपनीज है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल, सरकार के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, which are given by various laws such as the Factory Act, Minimum Wages Act। Minimum Wages Act मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ भी कोई भी काम मतलब कितना भी पैसा देके कर सकते हो, मान लो कि इसको 100 रुपये में या इसको 50 रुपये में या 20 रुपये में इससे काम करवा लिया, ऐसा नहीं है। एक सर्टन मिनिमम एज से वेजेस या उतने पगार से उतने पैसे से नीचे उनको तुम वैल्यू नहीं दे सकते, है ना। तो ये चीज़ें क्या करती है, वर्कर्स को सेफगार्ड करती है कि हाँ भाई तुमको ऐसा नहीं कि कंपटीशन के चक्कर में तुमको कम पैसे में काम करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर इस बात को सरकार प्रिजर्व करती है, ठीक है। पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, मतलब जब आप रिटायर हो रहे हो तो रिटायरमेंट के बेनिफिट जो है वो दिए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में। शॉप एक्ट एट्सेट्रा, ठीक है, कि भाई आपको हफ्ते में एक दिन बंद रखना है ताकि एम्प्लॉयज़ को, है ना, जैसे मान लो शॉप ही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, सरकार अगर छुट्टी नहीं मिलेगी अगर शॉप एक्ट या जो चीज़ें नहीं करी जाएंगी तो। एग्जाम्पल्स आर रिलायंस, टाटा मोटर्स एट्सेट्रा, ठीक है। बेसिकली ये शॉप एक्ट उसके लिए नहीं है, ये मतलब ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी, आप सिंपल सी बात ये समझ सकते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो सरकार से रजिस्टर्ड है और जिसको पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी के और जो भी चीज़ें हैं जो सरकार ने जो बनाई है उसको फॉलो करना है और अपने वर्कर्स को वो सब चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से देनी है ना। मतलब उसको प्रॉपर छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लीव होना चाहिए उसको, ठीक है। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स होना चाहिए, ओके, और अगर ओवर टाइम करा रहे हैं तो उसका पे मिलना चाहिए। तो वो सब चीज़ों का सेफगार्ड यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो पाता है, ठीक है, क्योंकि सरकार की नज़र में है ये सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये उसके एकदम विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, सरकार की नज़र में नहीं है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। सो द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंटेन्स एंटरप्राइजेस नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप ये डिफरेंस बना सकते हो, वो था रजिस्टर्ड, दीज आर नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट, है ना। इसमें छोटे छोटे यूनिट्स, आप एग्जाम्पल देख सकते हो ना, ठीक है। तो ये इनमें कहाँ से वो सरकार यहाँ पर कैसे ये कर पाएगी, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस ला पाएगी। तो स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, विच डू नॉट अलाउ प्रॉपर रूल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और गिव एनी लीव्स और अदर बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, शॉप, गैरेजेस। आपने देखे होंगे जो लोग गैरेज में काम करते हैं, है ना, मान लो कभी भी छुट्टी दे दी, कभी डबल काम करा लिया, रात में बंदा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ठीक है। या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं उनका भी देखा होगा आपने काफ़ी जगह, काफ़ी टाइम पे, कि वो मतलब उनको सुबह सुबह जाके लाइन में खड़ा रहना पड़ता है कहीं पर, और वहाँ से अगर उनको काम लगा तो जो काम देने वाला उसको लेके जाएगा, मतलब डेली काम करेगा तो डेली पैसा मिलेगा, कोई उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। तो ये सब चीज़ें ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी बेनिफिट्स इनको नहीं मिलती। मतलब अगर काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भाई खाने के यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी, है ना। आगे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पर मैंने जैसे बात बताई कि हाँ उनकी तो तकलीफ ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला, फार्मर्स शुड बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट, सीड, क्रेडिट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, है ना। फार्मर्स की अगर हम बात करें तो ये तो छोड़ दो, एक सिंपल सी बात समझो कि जब कभी बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया तो पूरा उसका खेत या फसल बर्बाद हो गया। तो ऐसे में वो जो कर्जा लिया है, अगर मान लो किसी प्राइवेट आदमी से कर्जा लिया तो वैसे ही डूब जाएगा वो। तो इसको सेफगार्ड करना ज़रूरी है। तो सरकार को फार्मर्स को सपोर्ट करना है, और ऐसे टाइम पे सरकार क्या करती है, उनको अलाउंस जारी करती है ऐसे में, है ना। 5,000 या जो भी अमाउंट है वो उनके खेत के हिसाब से उनको दिए जाते हैं ताकि वो डूबे ना, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे यहाँ बताइए कि उनको क्रेडिट दिया जाता है, कर्ज दिए जाते हैं बिना इंटरेस्ट के, ठीक है। सीड्स का सपोर्ट दिया जाता है, एग्रीकल्चर में जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ दी जा रही है, स्टोरेज की फैसिलिटी दी जा रही है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ दी जा रही है, ओके, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं या स्पेशली जो फार्मर्स है उनको बेनिफिट हो सके, ठीक है। और कैसे सपोर्ट कर सकती है सरकार, तो यहाँ पर बता, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुड बी सपोर्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग देयर आउटपुट विच विल ऑल्सो हेल्प द कैजुअल वर्कर्स। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ दिन पहले ना मैं जोधपुर गया था, तो मैंने वहाँ पर क्या देखा कि जो चूड़ियाँ आती है, ठीक है, तो वो लाख की जो चूड़ियाँ होती है वो वहाँ पर बनती है, और बहुत सारे डिज़ाइन में, और बहुत मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंडीक्राफ्ट होती है, हैंडीक्राफ्ट मटेरियल वहाँ पर गवर्नमेंट ने शॉप लगवा के दी है, और वहाँ पर लोग डिप्लॉय किए गए हैं। जो वहाँ पर जो बन रही है हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें वो सरकारी शॉप्स के थ्रू सेल हो रही है, और लोग वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया गया। तो यानी सरकार की कोशिश होती है कि सरकार हेल्प कर पाए, ठीक है, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने में या फिर चीज़ों को मार्केट करने में, ठीक है, सरकार सपोर्ट करती है। देन और कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को। स्टेप्स शुड बी टेकन सो दैट वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज डू नॉट फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ऐसे काफ़ी बार होता है कि कहीं गाँव में, कहीं ऐसे एरिया में जहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, जिनको सो कॉल्ड, जिनको लोअर कास्ट कहते हैं लोग, ठीक है, तो वो उन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को तकलीफ़ ना झेलनी पड़े, ठीक है,
ये जो पुराने एविल्स है इस रीजन से ये सब चीज़ें होती है, तो ये चीज़ ना झेलनी पड़े इसके लिए सरकार को स्टेप्स लेने पड़ते हैं समय समय पे, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले और वो भी सही तरीके से, ठीक है, मान सम्मान के साथ रह पाए। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमने बात किया ओनरशिप वाला, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर इन विच the government owns most of the assets and provides all the services. For example, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर में आते हैं। ज़्यादातर एसेट जो है या रेलवे, जो भी चीज़ें आप कह सकते हो, वो सब किसकी होती है, सरकार की होती है इसमें। और ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो इसमें काम करते हैं ऑब्वियसली उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है ही। और ये ज़रूरी क्यों है सर्विस सेक्टर, ये सेक्टर्स को सरकार को अपने हाथ में लेना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये बुनियादी सर्विसेज है। अगर ये प्राइवेट लोगों के हाथ में चली गई तो भाई मनमानी चलेगी यहाँ पर भी। देन कमिंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है भाई, ओनरशिप के बेस पे, तो ये इसकी ओनरशिप सरकार के पास नहीं होती, किसी प्राइवेट इंसान के पास होती है। सो इन प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, दैट इज टिस्को, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL आर प्राइवेटली ओन्ड। ये सब प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है ना। इसके बाद अब मैं चैप्टर को यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ गाइज, 2 सवालों के साथ, ठीक है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला है व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा है व्हाई सम सेक्टर्स लाइक पोस्ट, PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो रेशन शॉप होते हैं वो, ठीक है, आर नीडेड टू बी रन बाय गवर्नमेंट, क्यों सरकार के अंडर में ये सब होते हैं। तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और कोई और डाउट हो, कोई और चैप्टर हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।